Hello everyone, welcome to Neutron. So today we will be doing the reading comprehension for Royal Challengers part 9. So this is the weekly schedule of the classes from Monday to Saturday. So you can take a screenshot of it. So without any further ado, let's begin with the today's session. Okay, so the comprehension is given here. So first let us read it out, try to understand what this passage is all about. Okay, so it says vocabulary used in speech or writing organizes itself in 7 parts of speech, 8 if you count interjunctions such as oh and gosh and forget about it. Okay, तो क्या बोल रहा है कि वोकैबुलरी जो आपका जो यूज होता है आपका स्पीच और राइटिंग में, ठीक है, जो आप यूज करते हो डेली वोकैबुलरी, ठीक है, तो वो उसको क्या बोला जा रहा है कि वो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, it is organizes itself in 7 parts of speech. ठीक है, और 8 किसको बोल रहा है? अगर आप इंटरजेक्शंस को कंसिडर करते हो तो वो 8th हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, तो इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क होते हैं, ओ, गॉश एंड, और ये क्या है? फॉरगेट अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? Communication composed of these parts of speech must be organized by rules of grammar upon which we agree. ठीक है, तो बोल रहा है कि कम्युनिकेशन जो होता है, वोकैबुलरी का यूज क्या होता है? हमें कम्युनिकेट करने के में ही यूज होता है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से तो कम्युनिकेशन कंपोज्ड ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, तो क्या होता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, जो टोटल जो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात किया गया है, ठीक है, तो उनको यूज करके ही आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो. उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करते हुए ही आप एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हो और फिर आप सामने वाले से कम्युनिकेट करते हो. ठीक है, तो उसको क्या बोला जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ यूज को किस तरीके से यूज किया जाता है? ऑर्गेनाइज्ड बाय रूल्स ऑफ ग्रामर. ठीक है, तो ये किस हिसाब से ऑर्गेनाइज होते हैं? बाय रूल्स ऑफ ग्रामर. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा. ओके, और वो जो रूल्स हैं उस पे हम सभी एग्री करते हैं. ठीक है, ओके, अब क्या बता रहा है? When these rules break down, अगर इन रूल्स को अगर हम तोड़ देते हैं, अगर ये टूट जाते हैं, तो कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग रिजल्ट्स. ठीक है, तो फिर क्या होता है? अगर रूल्स को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? उसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग होता है. क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन किस सेंस में होता है कि वो बोलना कुछ और चाह रहा है मगर वो मीनिंग जो है सामने वाले को कुछ और कन्वे हो रहा है. ठीक है, ये बोलना चाह रहा है. ओके, क्या बता रहा है आगे? बैड ग्रामर प्रोड्यूसेस बैड सेंटेंसेस. अगर आप खराब ग्रामर यूज करोगे तो आपका सेंटेंस भी कैसा होगा, फॉर्मेशन कैसा होगा, वो भी खराब होगा. माय फेवरेट एग्जांपल ऑफ स्टंक एंड वाइट इज दिस वन. ठीक है, तो एक पर्सन है, फेमस पर्सन है स्टंक एंड वाइट, जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वो काफी नॉलेजेबल पीपल हैं. ठीक है, तो वो एक एग्जांपल के तौर से समझाना चाह रहे हैं. ठीक है, और वो क्या है? लिखता है एज अ मदर ऑफ 5 विथ अनदर वन ऑन द वे माई आयरनिंग बोर्ड इज ऑलवेज अप. ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है एज अ मदर ऑफ 5 विथ अनदर वन ऑन द वे माई आयरनिंग बोर्ड इज ऑलवेज अप. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हमें पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि 5 बच्चों की माँ है. ठीक है, और विथ अनदर वन ऑन द वे मतलब एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? माई आयरनिंग बोर्ड इज ऑलवेज अप. तो एक होता है ना, बोर्ड होता है जिसके ऊपर आप कपड़े रख के आयरन करते हो, तो बोल रहा है कि वो हमेशा अप रहता है, ऑलवेज अप रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि वो कर नहीं पा रही, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट. ठीक है, तो ये ऐसा तो सुनने में तो हमें सही लग रहा है. ठीक है, मगर अगर इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और भी निकल के आ सकता है. ठीक है, जैसे हमें तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये मदर ऑफ 5 के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, वेयर इज इट? हाँ, मदर ऑफ 5 के बारे में बात कर रहा है. बस लेट मी चेंज द कलर. ओके, पॉइंटर इंक कलर एंड इट शुड बी रेड. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एज अ मदर ऑफ 5 विथ अनदर वन. ठीक है, तो ऑन द वे माई आयरनिंग बोर्ड इज ऑलवेज अप. ठीक है, तो यहाँ पे आयरनिंग बोर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है. किसके बारे में बात कर रहा है? वो मदर ऑफ 5 के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर एक सेंटेंस को आप अगर
गलत ग्रामर यूज करोगे तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपके सेंटेंसेस भी जो फॉर्म होंगे वो गलत होंगे, ठीक है, या उतने अच्छे फॉर्म नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नाउन्स एंड वर्ब्स आर द टू इंडिस्पेंसेबल पार्ट्स ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज के बारे में बात किया, एक नाउन्स के बारे में बात किया और एक वर्ब्स के बारे में बात किया है, और बोल रहा है कि दे आर द टू इंडिस्पेंसेबल पार्ट्स, ठीक है। ये क्या है, बहुत इंडिस्पेंसेबल पार्ट्स ऑफ राइटिंग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन और वर्ब का यूसेज किए बिना आप किसी सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हो, आप किसी तरीके का आप राइटिंग नहीं लिख सकते हो, ठीक है। विथ वन ऑफ ईच नो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी सेंटेंस, ठीक है। अगर आप सिर्फ अलग से नाउन ले लो या अलग से वर्ब ले लो तो आप क्या करोगे, आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाओगे मगर वो सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। सिंस अ सेंटेंस इज बाय डेफिनेशन a group of words containing a subject, noun and a predicate verb, ठीक है। क्योंकि एक सेंटेंस को का डेफिनेशन क्या होता है, a group of words जिसमें सब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो नाउन के फॉर्म में हो एंड प्रेडिकेट जो है वो वर्ब के फॉर्म में हो, ठीक है। These strings of words begin with a capital letter, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि कोई भी वर्ड को हम किस तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, एंड एंड विथ अ पीरियड and combine to make a complete thought which starts in the writer's head and then leads to the readers, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब हम इन सब्जेक्ट का यूज करते हैं और वर्ब का सब्जेक्ट का यूज करते हैं और प्रेडिकेट का यूज करके जब हम सेंटेंस बनाते हैं, इन सबको जोड़ के नाउन और वर्ब को जब हम इनको, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रिंग्स हैं, तो इन सबको जब हम जोड़ के क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द वर्ड्स बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, ठीक है। तो जैसे नाउन पता है ना कि कोई भी नाउन को जब हम लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, पहला लेटर जो होता है कैपिटल में होता है, ठीक है। एंड एंड विथ अ पीरियड एंड कंबाइन टू मेक अ कंप्लीट थॉट व्हिच स्टार्ट्स इन राइटर्स सेड, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के क्या होता है, एक थॉट बन के तैयार होता है, ठीक है, जिसको जो कि राइटर के हेड में पहले जाता है, और जब वो राइटर जब उसको लिख लेता है तो जो रीड करता है फिर ये चीज उसके दिमाग में भी जाता है, ठीक है। इसीलिए राइटिंग का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस के बारे में बात किया गया है, ठीक है। ओके, आगे क्या बता रहा है, मस्ट यू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस ईच टाइम एवरी टाइम, पेरिश द थॉट इफ योर वर्क कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ फ्रैगमेंट्स एंड फ्लोटिंग कॉजेज, द ग्रामर पुलिस आरंट गोइंग टू कम एंड टेक यू अवे, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या आपको हमेशा जो है कंप्लीट सेंटेंसेस लिखना जरूरी है क्या, ये बोल रहा है, ठीक है। मस्ट यू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस ईच टाइम एवरी टाइम, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या आपको हमेशा हर बार जो है हर समय जो है आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना जरूरी है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, पेरिश द थॉट, ठीक है, आप इस सोच को बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से, क्यों, क्योंकि इफ योर वर्क कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ फ्रैगमेंट्स एंड फ्लोटिंग कॉजेज, द ग्रामर पुलिस आरंट गोइंग टू कम एंड टेक यू अवे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ग्रामर पुलिस वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। ये ग्रामर पुलिस क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, सब कोई फेसबुक यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर किसी का इंग्लिश कमजोर है और अगर उसने कुछ ऐसा वर्ड यूज कर दिया गलत तरीके से या ग्रामेटिकल एरर आपने कर दिया, तो कुछ इंग्लिश के एक्सपर्ट्स हमेशा बैठे रहते हैं फेसबुक पे और वो क्या करते हैं, उसको एक तरीके से पिन पॉइंट करते हैं पब्लिकली और उसको बुली करते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या नाम दे दिए हैं, ग्रामर पुलिस, जो सबको जो है सही बताते चलता है कि ये तुमने यहाँ गलत किया, तुमने वहां गलत किया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ग्रामर, अगर आपको किसी को सुधारना है तो आप उसको पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज करो कि आपने ये गलत लिखा, आप इसको सुधार लो, ठीक है। आप अगर पब्लिकली कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप ग्रामर पुलिसिंग कर रहे हो, ठीक है। आप एक तरीके का पुलिस जैसा बिहेव कर रहे हो कि आप ग्रामर के जो है आप रक्षक हैं और आपने ग्रामर गलत लिखा है इसीलिए मैं आपको सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर आपका जो वर्क है, अगर वो फ्रैगमेंट्स में, अगर वो थोड़ा गड़बड़ भी है, ठीक है, एंड फ्लोटिंग कॉजेज, और अगर उसका मीनिंग क्लियर नहीं भी है, ठीक है, तो कोई आपको जेल में नहीं डालेगा, कहने का मतलब ये है। इवन विलियम स्टंक द मुसलिनी ऑफ रेटोरिक, ठीक है। तो मुसलिनी कौन था, मुसलिनी एक फेसिस्ट डिक्टेटर था, ठीक है, ओके, जो इटली का था, ओके। और क्या बता रहा है कि मुसलिनी ऑफ रेटोरिक, तो विलियम स्टंक को क्या बताया जा रहा है, मुसलिनी रेटोरिक। तो रेटोरिक किसको बोलते हैं, रेटोरिक मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब जो बहुत अच्छे से इंग्लिश का बहुत अच्छे से लिखने में बहुत ही ज्यादा उसका क्या है, डेप्थ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसमें माहिर है ग्रामर को यूज करने में, वर्ड्स को यूज करने में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेटोरिक बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इवन विलियम स्टंग द मुसलिनी ऑफ रेटोरिक रिकॉग्नाइज्ड द डिलीशियस प्लायबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो प्लायबिलिटी मतलब क्या होता है? प्लायबिलिटी मतलब होता है कि आप किसी चीज को बहुत तोड़ मरोड़ सकते हो, या फ्लेक्सिबल, जिसको फ्लेक्सिबल समझिए इसको। ठीक है, प्लायबिलिटी मतलब क्या हो गया? फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो बोल रहा है कि विलियम स्टक को भी ये चीज रिकॉग्नाइज किया उसने, द डिलीशियस प्लायबिलिटी ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को आप किस तरीके से अच्छे तरीके से आप उसको सोफिस्टिकेटेड मैनर में आप उसको बहुत डिफरेंट तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या बता रहा है? इट्स ओल्ड ऑब्जर्वेशन ही राइट्स दैट द बेस्ट राइटर्स समटाइम्स डिसरिगार्ड द रूल्स ऑफ रेटोरिक। तो बोल रहा है कि उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, वो क्या बता रहा है कि उसने जो अभी तक जो देखा है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में या ग्रामर का यूसेज, ठीक है, तो उसका जो ओल्ड ऑब्जर्वेशन है वो क्या बताता है कि जो बहुत अच्छे राइटर हैं, द बेस्ट राइटर्स, जो अपने राइटिंग फॉर्मेट में सबसे अच्छा लिखते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत अच्छे राइटर्स हैं, तो कभी कभी वो क्या करते हैं, समटाइम्स डिसरिगार्ड द रूल्स ऑफ रेटोरिक। तो वो क्या करते हैं, ग्रामर के रूल्स को वो वायलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, येट ही गोज ऑन टू ऐड दिस थॉट विच आई अर्ज यू टू कंसिडर। ठीक है, और वो और क्या बता रहा है, ही गोज ऑन टू ऐड मतलब और वो क्या बता रहा है, उसमें एड अप क्या कर रहा है उस बात में, कि दिस थॉट विच आई अर्ज यू टू कंसिडर अनलेस ही इज सर्टेन ऑफ डूइंग वेल the writer will probably do the best to follow the rules। ठीक है, अगर वो सर्टेन नहीं है, जब तक वो सर्टेन नहीं होता है कि हम सही लिख रहे हैं, ठीक है, तो what he will probably do the best to follow the rules, तो वो क्या करेगा, वो रूल्स को फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, द टेलिंग क्लॉज here is unless। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, द टेलिंग क्लॉज किसको बोल रहा है, अनलेस को बोल रहे हैं। ठीक है, टेलिंग क्लॉज क्या होता है, टेलिंग क्लॉज मतलब होता है मेड अप ऑफ अ सब्जेक्ट, अ वर्ब, फ्रेज एंड समटाइम्स अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अनलेस ही इज सर्टेन ऑफ डूइंग वेल। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है क्या है, अनलेस ही इज सर्टेन ऑफ डूइंग वेल, इसको क्या बोल रहा है, टेलिंग क्लॉज बता रहा है। ठीक है, if you don't have a rudimentary grasp on how the parts of speech translate into coherent sentence, how can you be certain that you are doing well। ठीक है, तो rudimentary मतलब क्या होता है, invoking और limited to basic principles। ठीक है, मतलब जो basic principles जो हम यूज करते हैं ग्रामर के, उसको बोल रहा है कि अगर आपका ग्रामर का, अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल्स का ग्रास्प नहीं है, ठीक है, ऑफ हाउ, और आपको ये नहीं पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कैसे कोहेरेंट तरीके से आप उसको एक लिख सकते हो, एक सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हो, देन हाउ कैन यू बी सर्टेन दैट यू आर डूइंग वेल। तो आप कैसा कह सकते हो कि आप अच्छा लिख रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ओके, आगे क्या बता रहा है, हाउ विल यू नो इफ यू आर डूइंग इल फॉर दैट मैटर, आपको ये भी कैसे पता चलेगा कि आप खराब लिख रहे हो। द आंसर ऑफ कोर्स इज दैट यू कांट और यू वोंट, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, वन हु डज ग्रास्प द रूडिमेंट्स ऑफ ग्रामर फाइंड अ कंफर्टिंग सिंप्लिसिटी, वेयर इज इट, finds a comforting simplicity at its heart, where there need to be only nouns, the word that name, and verbs, the words that act। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो पर्सन, ठीक है, जो ग्रास्प, who does grasp the rudiments of grammar, जो ग्रामर के बेसिक प्रिंसिपल्स को ग्रास्प करता है, ठीक है, तो वो क्या फाइंड आउट करता है, वो एक कंफर्ट जोन में रहता है। ठीक है, उसको पता है कि हम एक कंफर्ट जोन में हैं, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो सही तरीके से लिख रहे हैं। वेयर देयर नीड टू बी ओनली नाउन्स। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ नाउन्स की जरूरत है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स दैट नेम, मतलब वर्ड्स जो नेम से रिलेटेड होते हैं जिनको हम नाउन बोलते हैं, एंड वर्ब्स, द वर्ड्स दैट एक्ट। ठीक है, जो भी हम एक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ओके, टेक एनी नाउन, पुट इट विथ एनी वर्ब एंड यू हैव अ सेंटेंस। बोल रहा है कि कोई भी नाउन को उठा लीजिए, ठीक है, और उसको एक किसी भी वर्ब के साथ आप लगा दीजिए और आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस मिल जाएगा। ठीक है, इट नेवर फेल्स, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। जैसे रॉक्स एक्सप्लोड, जेन ट्रांसमिट्स एंड माउंटेन्स फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे क्या तीन एग्जांपल दिया है, एक रॉक्स एक्सप्लोड, जेन ट्रांसमिट्स एंड माउंटेन्स फ्लोट।
दीज आर ऑल परफेक्ट सेंटेंसेस। ये सिर्फ दो दो वर्ड के ही है, मगर ये क्या है, परफेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नाउन यूज किया गया है और एक वर्ब यूज किया गया है। Many such thoughts make the little rational sense, but even the stranger ones, plums diffy, have a kind of poetic weight that's nice। ठीक है, डाइफी है या डिफाई है? डिफाई है। ओके, तो क्या बोल रहा है कि many such thoughts that make a little rational sense, but even the stranger ones, plums defy, have a kind of poetic weight that's nice। ठीक है, बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड्स में मिलेंगे जो स्ट्रेंजर आपको लगेंगे कि ये किस टाइप से यूज किया गया, स्ट्रेंजर वंस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया गया है प्लम्स डिफाई का। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये सुनने में तो बड़ा अटपटा लग रहा है, बट अगर उसको उसका क्या है, एक पोएटिक वेट है, मतलब उसका एक पोएटिक एस्पेक्ट है। ठीक है, जैसे बोलता है कि तुम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉन्ग होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें बोलता है कि तुम चांद सी महबूबा होती, तो क्या वो उसका कोई सेंस बनता है क्या? नहीं, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, क्या चांद की तरह आपका महबूबा हो सकती है? नहीं हो सकती, मगर उसमें क्या है, एक पोएटिक वेट है। ठीक है ना, इसको फीलिंग्स है, ये एक्चुअल सेंस में, लिटरल सेंस में नहीं लेने का। ओके, आगे क्या बता रहा है, द सिंप्लिसिटी ऑफ नाउन वर्ब कंस्ट्रक्शन इज यूजफुल। ठीक है, तो बोल रहा है कि नाउन और वर्ब का जो कंस्ट्रक्शन है और जो सिंप्लिसिटी है वो बहुत ही यूजफुल है। एट द वेरी लिस्ट इट कैन प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट फॉर योर राइटिंग। कम से कम आपको इतना पता रहेगा कि आप गलत नहीं लिख रहे हो। ठीक है, स्ट्रंक एंड वाइट कॉशन अगेंस्ट टू मेनी सिंपल सेंटेंस। तो स्ट्रंक एंड वाइट क्या बोल रहा है, कॉशन कर रहा है कि आप एक ही रो में बहुत सारे सिंपल सेंटेंस नहीं लिखो। ठीक है, जैसे बहुत कोई सिंपल सेंटेंस क्या लिखता है, देयर इज अ काउ स्टैंडिंग, इट हैज टू आईज, वन नोज। ठीक है, इस टाइप से अगर कोई बोलता है तो ये क्या, ये सब सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो आप सिंपल सेंटेंस लिखोगे तो आप सेफ तो रहोगे, मगर वो स्ट्रंक एंड वाइट क्या बोल रहा है कि आपको कॉशियस होना चाहिए टू मेनी सिंपल सेंटेंसेस को एक साथ वर्ड एक रो में लिखने से। बट सिंपल सेंटेंस प्रोवाइड अ पाथ यू कैन फॉलो व्हेन यू फियर गेटिंग लॉस्ट इन द टैंगल ऑफ रेटोरिक। ठीक है, तो बोल रहा है कि देखिए सिंपल सेंटेंसेस लिखने का कुछ फायदा भी है, नुकसान भी है। ठीक है, तो फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि अगर आपको लगे कि आप कहीं आप हाई फाई लैंग्वेज लिखने के चक्कर में आप कहीं गलत रास्ता पकड़ रहे हो, ठीक है, तो आप भटकोगे नहीं अगर आप सिंपल सेंटेंसेस लिखोगे तो। ठीक है, यही फायदा है। ओके, आगे क्या बता रहा है, ऑल दोज रेस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, दोज मॉडिफाइंग फ्रेजेस, दोज apostrophes and compound complex sentences. If you start to freak out at the sight of such unmapped territory, unmapped by you at least, just remind yourself that the rocks explode, giant transmits and mountain float and plums defy। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कभी आप अगर फ्रीक आउट करने लगो, कभी मतलब आप परेशान हो जाओ कि ये क्या है, मुझे ग्रामर समझ में नहीं आ रहा है, या ये क्या सेंटेंस लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अनमैप्ड टेरिटरी होता है। ठीक है, अनमैप्ड टेरिटरी मतलब कि आपके लिए अनमैप्ड है, मतलब आपको पता नहीं है कि उन सब वर्ड्स को आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो आपको उस समय अपने आप को सिर्फ ये रिमाइंड करना है कि आप सिंपल सेंटेंसेस भी बना सकते हो, जैसे कि सिर्फ एक नाउन एंड वर्ब को यूज करते हुए। जैसे कि 3 एग्जांपल लिखा हुआ है, रॉक्स एक्सप्लोड, जेंट ट्रांसमिट्स एंड माउंटेन फ्लोट्स एंड प्लम्स डिफाई। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, ग्रामर इज द पोल यू ग्रैब टू गेट योर थॉट्स अप ऑन देयर फीट एंड वॉकिंग। ठीक है, तो ग्रामर का यूज किस लिए किया जाना चाहिए, ग्रामर का यूज किस लिए करना चाहिए, ताकि आप अपने थॉट्स को खड़ा कर सको। ठीक है, मतलब अपने थॉट्स को आप एक कोहेरेंट तरीके से, आप एक सेंटेंस फॉर्म करके आप उसको सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सको। ग्रामर का पर्पस ये है। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आया होगा कि ये कॉम्प्रिहेंशन किस चीज से रिलेटेड है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, तो अब इसके हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो क्या बोलता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट। ठीक है, तो सारे कौन कौन से जो हैं सेंटेंसेस जो इन्फर किए जा सकते हैं फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट, उसके अलावा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो सेंटेंस इन्फर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन कौन सा इन्फर किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इन्फर नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि कौन कौन सा किए जा सकते हैं।
तो क्या बता रहा है, सेंटेंसेस डू नॉट ऑलवेज हैव टू बी कंप्लीट, ठीक है, सेंटेंसेस डू नॉट ऑलवेज हैव टू बी कंप्लीट, ठीक है, ये तो बोल ही रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, जिसमें ये वाला इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे एक था ना वर्ड पेरिश द थॉट, पेरिश द थॉट, कि आपको ग्रामर पुलिसिंग नहीं कोई करेगा, ठीक है, जो मतलब जो ग्रामर पुलिसिंग करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, अगर आप गलत लिखोगे तो आपको जेल में नहीं डाल देगा, ये जो सेंटेंस था, तो ये वहां से आप इसको सही बता सकते हैं कि ये सेंटेंस सही है। द सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशन इज द सेम एज नाउन वर्ब रिलेशन, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशन है ही, नाउन वर्ब रिलेशन सही है। ग्रामर पुलिस इज अ मेटाफर फॉर क्रिटिक्स हु फोकस ऑन लिंग्विस्टिक रूल्स, बिल्कुल सही, ठीक है। ग्रामर पुलिस तो मैंने आपको बताया कि ग्रामर पुलिस किसको बोल रहा है, जो हर समय ग्रामर को पकड़ के जो है उसको तोड़ मरोड़ के बताते हैं कि हाँ आपने यहाँ पे गलत बताया, आपने यहाँ पे सही बताया, ठीक है, जो हमेशा पोक करते रहेंगे, जो आपको क्या करते रहेंगे, बुली करते रहेंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रामर पुलिस। तो ये आपका सी भी सही है, तो ऑफ कोर्स ये आपका डी गलत होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्रामर इज टू इंश्योर दैट सेंटेंसेस रिमेन सिंपल। ऐसा तो कहीं नहीं बोल रहा है कि ग्रामर का पर्पस ये है कि आप सेंटेंसेस को सिंपल रखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल रहा है, तो ये गलत है। मगर यहाँ पे आपको क्या बताना है, एक्सेप्ट बताना है ना, तो यहाँ पे जो गलत है वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, और आपका सी बी और ए आपका गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्या बता रहा है, इन्फरिंग फ्रॉम पैसेज द ऑथर कुड बी मोस्ट सपोर्टिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो बोल रहा है कि ऑथर ऑथर जो है किस बात से सबसे ज्यादा सपोर्टिव होगा, ठीक है, किस प्रैक्टिस से। तो हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ऑप्शंस। द कैंपेन डिमांडिंग दैट अ राइटर्स क्रिएटिव लाइसेंस, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या है उस चीज को ध्यान देना है, इन्फरिंग फ्रॉम द पैसेज द ऑथर कुड बी बोल रहा है, ठीक है, कुड बी मोस्ट सपोर्टिव, ठीक है, कुड बी मोस्ट सपोर्टिव मतलब किस पे सबसे ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, डायरेक्ट आप पैसेज से उठा के आप इसको आंसर नहीं कर सकते हो, तो आपको रूल आउट करना पड़ेगा, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, तो क्या बता रहा है, अ कैंपेन डिमांडिंग दैट अ राइटर्स क्रिएटिव लाइसेंस शुड अलाउ द ब्रेकिंग ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। अच्छा, जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम फेस करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो बहुत ज्यादा हार्श भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ईज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक बीच का रास्ता आपको निकालना है जो कि हर कोई जो है विन विन सिचुएशन में रहे, ठीक है, इस टाइप का आपको जो बोलते हैं ना डिप्लोमेटिक होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस टाइप का आंसर खोजना है, डिप्लोमेटिक आंसर खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द कैंपेन डिमांडिंग दैट राइटर्स क्रिएटिव लाइसेंस शुड अलाउ द ब्रेकिंग ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा बात बोल रहा है कि आप ग्रामर के रूल्स को ब्रेक करने के लिए आप क्या बोल रहे हो कि आपको एक क्रिएटिव लाइसेंस चाहिए। ये तो बहुत ही एब्सर्ड बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा कुछ अटपटा बात कर रहा है, तो ये तो गलत है। A creative writing course that focuses on how to avoid the use of rhetoric, ठीक है, ये हो सकता है बट हम चेक करते हैं और भी क्या, ठीक है। A critic of standardized rules of punctuation and capitalization, अच्छा क्रिटिक की जरूरत क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्रिटिक की जरूरत क्या है, ठीक है, जो हमेशा आपको जो है पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन के बारे में आपको बताते रहे, तो ये भी बहुत ही ज्यादा एनोइंग टाइप का है सेंटेंस, तो ये भी आपका गलत होगा क्योंकि इसका इन बातों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है, कि आप एक क्रिटिक रखो, ठीक है, जो कि आपके रूल्स को स्टैंडर्डाइज करे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा चीज है जिसमें जितने आपके रूल्स हैं उतने ज्यादा एक्सेप्शंस भी हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज सॉफ्टवेयर दैट विल स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ ग्रामर एज एन एड टू राइटर्स, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि आपके रूल्स ऑफ ग्रामर को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, ठीक है, टू एड द राइटर्स, ताकि राइटर्स को हेल्प मिले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझदारी वाला बात लग रहा है और ये मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा यही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि आप कोर्स तो आप प्रोवाइड करोगे तो सबको पहले कोर्स लेना पड़ेगा, जैसे कि ऑप्शन बी में लिख रहा है कि आपको कोर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको क्या पहले आपको लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोर्स लोगे तो उसमें ऐसा इसमें कोई सुनिश्चित तो नहीं किया जा सकता है कि आप अगर कोर्स लोगे तो आप सारा हमेशा सही ही लिखोगे, ऐसा तो है नहीं। बट अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना दिया जाए जिसमें कि आपके रूल्स ऑफ ग्रामर को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए,
तो उससे आपको क्या रेगुलर बेसिस पे आपको राइटर्स को जो है हेल्प मिलता रहेगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, दिस कुड बी द मोस्ट सपोर्टिव, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बता रहा है, टेक एनी नाउन, पुट इट विथ वर्ब एंड यू हैव अ सेंटेंस, इट नेवर फेल्स, रॉक्स एक्सप्लोड, जेन ट्रांसमिट्स, माउंटेन्स फ्लोट, नन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी सीन एज अ सिमिलर एक्सेप्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कोई भी ऐसा सेंटेंस सिमिलर नहीं दिखना चाहिए, एक्सेप्ट मतलब कि आपको एक्सेप्ट बोला है ना, इसका मतलब कि आपको यहाँ पे जैसा ये बोल रहा है टेक एनी नाउन, पुट इट विथ वर्ब, यू हैव अ सेंटेंस, तो आपको सिमिलर टाइप का आपको खोजना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना कि नन ऑफ देम शुड बी सिमिलर एक्सेप्ट, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि आपको सिमिलर ही खोजना है। आई गेस आपको क्लियर है ना यहाँ पे, क्योंकि आप कंफ्यूज मत करिए, यहाँ पे नन लिखा है, ठीक है। तो नन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी सीन एज सिमिलर एक्सेप्ट, मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए मगर एक्सेप्ट बोल रहा है, इसका मतलब कि सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस है जो कि सिमिलर है। तो बोल रहा है टेक एनी वेजिटेबल, पुट सम स्पाइसेस ऑन इट एंड यू हैव अ डिश, ठीक है, लग तो रहा है सही। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ पीपल विद द सेम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ स्पोर्ट्स टीम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है समझते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि वैसे लोगों के पीपल का कलेक्शन जो एक ही सेम तरह का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखे हुए हैं, तो उससे क्या स्पोर्ट्स टीम बन जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। ऐसे तो क्रिकेट के बहुत सारे प्लेयर्स हैं और सबके पास सेम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो क्या आप उनको ये बोल दोगे कि वो स्पोर्ट्स टीम है? नहीं, ये गलत है, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ नाउन्स अरेंज्ड इन अ रो बिकम्स अ सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अभी, जैसे यहाँ पे बता रहा था, समझते हैं। एक जगह कहीं पे यूज किया गया है ऐसा कि अगर आप एक सेंटेंस में नाउन्स रखें तो आप उसको क्या एक सेंटेंस बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? नाउन एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ नाउन्स अरेंज्ड इन अ रो। अगर आप नाउन को राम, श्याम, घनश्याम ये सब एक साथ लिख दोगे तो क्या वो सेंटेंस बनेगा? क्या नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत है। इसमें कुछ समझाने का जरूरत है ही नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपको पैसेज में दिखा पाऊँ कहाँ पे है वो, ठीक है। ओके, एनीवेज, टेक एन एप्पल ट्री, प्लांट इट इन द फील्ड एंड यू हैव एन ऑर्चर्ड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक एप्पल का ट्री लो, इसको फील्ड में प्लांट कर दीजिए और वहां पे आपको ऑर्चर्ड आपको मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? आप एक ट्री को उठाओगे, उसको एक रखोगे। ऑर्चर्ड क्या होता है? ऑर्चर्ड बहुत बड़ा होता है जिसमें टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्पल ट्रीज होते हैं। तो एक पेड़ लगाने से क्या वो आपका ऑर्चर्ड बन सकता है? नहीं बन सकता है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका गलत है। अब हम देखते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट तो यही है, सिमिलर यही है। बोल रहा है कि अगर आप वेजिटेबल को लोगे, उसमें कुछ स्पाइसेस डालोगे तो आपको एक डिश तो तैयार होगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements if false could be seen as supporting the arguments in the passage? बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस अगर वो गलत है तो it could be seen as supporting the arguments in the passage. ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं पढ़ के क्या बोल रहा है। An understanding of grammar helps a writer decide if he she is writing well or not, ठीक है। तो हाँ, सही बात है। अगर आपको ग्रामर का अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप बता सकते हो कि सामने वाले को अच्छे से लिखना आता है या नहीं। तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है। ओके, आगे क्या बता रहा है, रिगार्डिंग ग्रामर वुमेन राइटर्स टेंड टू बी मोर अटेंटिव टू मेथड्स एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन के बारे में तो कहीं बात नहीं किया है, वुमेन राइटर्स के बारे में तो कहीं बात नहीं किया है। ये क्या है? ये गलत भी है और ये क्या है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ऐसा यहाँ पे कहीं बात नहीं किया गया है वुमेन राइटर्स के बारे में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट राइटर्स समटाइम्स डिसरिगार्ड द रूल ऑफ रेटोरिक। बिल्कुल, पैसेज में बात किया गया है इसका, ठीक है, कि कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं रूल्स ऑफ रेटोरिक का। ओके, नेक्स्ट क्या है, पेरिश द थॉट दैट कंप्लीट सेंटेंसेस नेसेसरीली नीड नाउन्स एंड वर्ब्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि उस टाइप के थॉट को आप क्या करिए, निकाल दीजिए मन से, जिससे कि आपको ये हो कि कंप्लीट सेंटेंसेस को नेसेसरली सिर्फ नाउन एंड वर्ब से बनाया जा सकता है, ठीक है।
तो इस थॉट को कैसे पेरिश कर सकते हैं? ये तो सही बात है, बिना नाउन और वर्ब के तो आपका सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ए और सी जो है सही है और बी और डी गलत है, मगर यहाँ पे ऑप्शन बी में हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे जो वुमेन राइटर्स जो बात किया गया है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात किया गया है, ठीक है। ये वुमेन राइटर्स के बारे में कहीं बात ही नहीं है और गलत भी बोल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका बी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बताना था? इफ फॉल्स बताना था, तो आपका फॉल्स कौन सा बचता है? ऑप्शन डी, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स बेस्ट कैप्चर्स द मेन कंसर्न ऑफ द पैसेज? तो कौन सा कोट है जो बेस्ट कैप्चर करता है मेन कंसर्न? मेन कंसर्न क्या है पैसेज का? ठीक है, मेन कंसर्न क्या है पैसेज का? क्योंकि टोटल जो है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड बात कर रहा है और ग्रामर से रिलेटेड बात कर रहा है, तो ग्रामर से रिलेटेड ही कुछ होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या बोल रहा है। नाउन एंड वर्ब्स आर द टू इंडिस्पेंसिबल पार्ट्स ऑफ राइटिंग, विदाउट वन ऑफ ईच नो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी सेंटेंस। ठीक है, बात तो सही कह रहा है, मगर क्या ये मेन कंसर्न है? चलिए आगे देख लेते हैं। द टेलिंग क्लॉज हेयर इज अनलेस ही इज सर्टेन ऑफ डूइंग वेल। तो ये तो टेलिंग क्लॉज के बारे में बात किया, तो ये हो सकता है क्या? नहीं, ये तो देखते ही गलत है आपका, ठीक है। ये मेन कंसर्न तो नहीं है। मेन कंसर्न क्या है? आगे देखते हैं। बैड ग्रामर प्रोड्यूसेस बैड सेंटेंसेस। हाँ, ये आपका स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ में ही बात किया गया है कि बैड ग्रामर प्रोड्यूसेस बैड सेंटेंसेस, ठीक है। तो मुझे तो ये सही दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि अभी हमें ए भी सही दिख रहा है और सी भी सही दिख रहा है। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। स्ट्रंक एंड वाइट caution against too many simple sentences in a row, but simple sentences provide a path you can follow when you fear getting lost in the tangles of rhetoric। तो ये भी सही बात बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो तीन तीन सही है, बट इसमें फिर हमें सोचना है कि आखिर तीन सही है तो इसमें से हम ऑप्शन कौन सा लगा के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पैसेज पढ़ें, जब हम इस पैसेज को पढ़ के समझें, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये टोटल पैसेज किस चीज के बारे में है। क्या ये नाउन और वर्ब के बारे में है? नहीं, नाउन और वर्ब के बारे में नहीं है ये। क्या आपका इसमें इस चीज के बारे में मेनली है कि आप सिंपल सेंटेंसेस जो है बनाइए और वो जो है आपका इट विल हेल्प यू व्हेन यू फियर गेटिंग लॉस्ट इन द टैंगल्स ऑफ रेटोरिक। क्या ये है प्रॉब्लम, मेन कंसर्न? नहीं, ये भी मेन कंसर्न नहीं है। तो मेन कंसर्न आखिर क्या है? मेन कंसर्न है कि बैड ग्रामर प्रोड्यूसेस बैड सेंटेंसेस। अगर आप खराब ग्रामर यूज करोगे तो आपके सेंटेंसेस भी खराब बनेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही होना चाहिए, क्योंकि यही आपका मेन कंसर्न है। और आपका डी और ए सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बताना है? मेन कंसर्न बताना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने बताया कि आपका सिर्फ नाउन और वर्ब के बारे में तो बात नहीं करना है, किया है, इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे बोल रहा है कि सिंपल सेंटेंसेस का यूज नहीं करना चाहिए रो में, ठीक है, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस क्या करते हैं? आपको हेल्प करते हैं ताकि आप कहीं गलत ना लिख दो, ठीक है। तो ये भी बात नहीं की, ये भी बात किया गया, मगर ये मेन सेंट्रल थीम नहीं है। मेन कंसर्न क्या है आपका? कि बैड ग्रामर आप यूज करोगे तो बैड सेंटेंसेस फॉर्म होंगे, ठीक है। तो आई गेस आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and please do keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.